हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एचपी स्टडी हब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज के इस लेक्चर में मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूं 1 अप्रैल 2021 के डेली करंट अफेयर एमसीक्यूज क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। बट बिफोर वी गो, अगर अभी तक आपने अपने चैनल एचपी स्टडी हब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन बटन। और इसके साथ ही अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप एचपी स्टडी हब को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको हमारे सभी लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं 1 अप्रैल 2021 के डेली एमसीक्यूज करंट अफेयर के क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें आपसे पूछा गया है खेलो इंडिया स्कीम हैज़ बीन एक्सटेंडेड टिल विच फाइनेंशियल ईयर। तो खेलो इंडिया स्कीम को कौन से फाइनेंशियल ईयर तक बढ़ाया गया है? आपके गिवन ऑप्शन यहाँ पे रहे 2022 से 23 तक, 2023 से 24 तक, 2024 से 25 तक या फिर 2025 से 26 तक। तो फ्रेंड्स, कोशिश करें पहले इस क्वेश्चन को खुद अटेम्प्ट करने की या फिर मेरी वीडियो को पॉज करें। और आई होप आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया होगा। अगर आप ऑप्शन डी सोच रहे हैं यहाँ पे तो आप बिल्कुल राइट है। हाल ही में रिसेंटली जो है खेलो इंडिया स्कीम को 2025 से 26 फाइनेंशियल ईयर तक इसको अब एक्सटेंड कर दिया है। तो फ्रेंड्स, इसकी जो अनाउंसमेंट की है वो की है यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरण रिजिजू जी ने। और ये अनाउंसमेंट इन्होंने राज्यसभा में की और इन्होंने यहाँ पे कहा कि ये जो स्कीम है या फिर एक स्पोर्ट्स स्कीम थी खेलो इंडिया, इसको पहले जो ये आपकी चलाई गई थी 2021-22 तक, लेकिन इसको अब एक्सटेंड कर दिया है 2025-26 फाइनेंशियल ईयर तक। और टोटल इसमें जो अब एस्टिमेट खर्चे की बात की गई है 8,750 करोड़ की। ठीक है फ्रेंड्स, तो खेलो इंडिया स्कीम के तहत अब टोटल 8,750 करोड़ रुपए जो है इसमें इन्वेस्ट किया जाएगा। वहीं अगर बात करूं फ्रेंड्स इसकी स्कीम की, तो इस बार के बजट यानी कि 2021-22 के बजट में इसके अंदर लगभग आपका 660 के आसपास 660 करोड़ के आसपास यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बात की है। तो फ्रेंड्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और इसको देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे आउटलुक इंडिया रिपोर्ट एक आर्टिकल के अनुसार यहाँ पे इसने भी इसको कवर किया है। खेलो इंडिया स्कीम एक्सटेंड टिल 2025-26। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये न्यूज़ है, आप इसे याद रखें। तो फ्रेंड्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ये आपका इवेंट है खेलो इंडिया मूवमेंट आपका इवेंट। अगर आपने न्यूज़पेपर रेगुलरली फॉलो करते होंगे तो ये फ्रेंड्स दिसंबर की लास्ट ईयर की न्यूज़ है और मैंने दिसंबर के करंट अफेयर में भी ये आपकी न्यूज़ कवर की हुई है। तो रिसेंटली जो है दिसंबर में जो है खेलो इंडिया यूथ में 4 गेमें ऐड की गई थी और ये गेम्स थी आपकी घटका, कलारीपट्टू, थंगता और आपका ये मलखंपा। ठीक है, मलखंपा ये आपकी 4 मलखंबा ये आपकी 4 स्पोर्ट्स इवेंट थे, डोमेस्टिक या इंडिजिनियस गेम्स थी इंडिया की जो ऐड की गई थी खेलो इंडिया गेम में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट गेम है और आप इन चारों गेमों का भी नाम याद रखें। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, आप इसे जरूर कवर करें और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके अपकमिंग एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपसे पूछा गया है एज पर द रिसेंट एसबीआई रिपोर्ट इंडिया सेकेंड कोविड-19 वेव में लास्ट अप टू हाउ मैनी डेज। तो एसबीआई की हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत की दूसरी जो कोविड-19 लहर है वो कितने दिनों तक चल सकती है? आपके ऑप्शन है 50, 100, 200 या फिर 300। तो फ्रेंड्स, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में एक रिपोर्ट पब्लिश की है, तो उनके अनुसार जो सेकेंड कोविड-19 जो वेव है वो आपकी चलेगी 100 डेज तक। और फ्रेंड्स, ये इन्होंने अनुमान लगाया है, ये जो आपकी स्टार्ट होगी, इन्होंने स्टार्ट किया कि ये आपकी लगभग 15 फरवरी से स्टार्ट हुई है और ये लगभग आगे 15 फरवरी से आगे आप 100 दिन इसमें ऐड कर लें, इतने दिन चलेगी। और इस रिपोर्ट को जो पब्लिश किया है वो है एसबीआई की चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, जिनका नाम है सौम्या कांति घोष। तो इनके मतलब इनकी गाइडलाइन के अंडर ये जो है आपकी रिपोर्ट तैयार की गई है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं मिंट ने भी इस आर्टिकल को कवर किया है। इंडिया सेकेंड कोविड-19 वेव में लास्ट अप टू 100 डे। ठीक है फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है फ्रेंड्स स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में जानना। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें फ्रेंड्स, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपका सेटअप किया गया था 1 जुलाई 1955 को और इससे पहले इस बैंक का जो नाम था वो था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और उसके बाद इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास को मिला के बनाया गया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1 जुलाई 1955 को। अब बात करूँ इसके हेडक्वार्टर की, तो ये आपको देखने को मिलेगा मुंबई में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे भी याद रखें। तो आज का मेरा फर्स्ट क्वेश्चन, आप मुझे बताएंगे प्रेजेंट में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन है? फ्रेंड्स, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया काफ़ी इंपॉर्टेंट बैंक है। अगर इसके प्रेजेंट ब्रांचेस की बात करें तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेट आपको 22,141 ब्रांचेस की इंडिया में देखने को मिलेंगी। और फ्रेंड्स, ये आपका डीसी बैंक भी है। डीसी मीन्स डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक। तो इंडिया में टोटल में फ्रेंड्स आपके 3 बैंक है जो डी कैटेगरी में आते हैं। एक है एसबीआई, दूसरा है एचडीएफसी, तीसरा है आईसीआईसीआई। ठीक है,
ये 3 बैंक है आपके जो आपके आते हैं डीसिब कैटेगरी में, यानी कि डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप मुझे इसके चेयरमैन का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3। अगेन ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें आपसे पूछा गया है, एज पर अ रिसेंट स्टडी द हीट वेव्स अकरिंग इन इंडिया इज ड्यू टू दी वार्मिंग अप ऑफ विच रीजन। तो हाल ही में फ्रेंड्स एक रिपोर्ट पब्लिश की गई, तो इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में होने वाली गर्मी की लहरें किस क्षेत्र के गर्म होने के कारण हैं। ऑप्शन ए आर्कटिक रीजन, ऑप्शन बी अंटार्कटिका रीजन, ऑप्शन सी पैसिफिक ओशन, या फिर ऑप्शन डी इंडियन ओशन। आई होप आपने फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट किया होगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये रिपोर्ट है और इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए आर्कटिक रीजन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस न्यूज़ को कवर किया है द हिंदू ने, और द हिंदू का आर्टिकल यहाँ पे कहता है आर्कटिक वार्मिंग इज कॉजिंग हीट वेव्स इन इंडिया। तो फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट ये न्यूज़ है, और रिसेंटली ये जो आपकी ये जो ऑब्जर्व किया है, ये किया है इंडिया और ब्राज़ील के रिसर्चर ने, और इन्होंने यहाँ पे फाउंड किया कि जो आर्कटिक जो रीजन जो गर्म हो रहा है, उसी की वजह से जो है इंडिया में जो आपकी हीट वेव्स और जो आपकी चल रही हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये स्टडी है, और इनकी एक रिपोर्ट थी, इस रिपोर्ट का नाम था लार्ज स्केल कनेक्शन टू डेडली इंडियन हीट वेव्स। फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट, आप इसे याद रखें। अगर फ्रेंड्स आप मैप के थ्रू इस लोकेशन को जानना चाहते हैं, तो मैप के थ्रू हम देखते हैं कि आर्कटिक जो है वो कहाँ पे आपका लाइज करता है, या आर्कटिक रीजन कहाँ पे आता है अर्थ पे। तो फ्रेंड्स ये रहा इंडिया की लोकेशन मैप में। तो इंडिया की अगर आप नॉर्दर्न की तरफ मूव करें, तो यहाँ पे आपको रशिया के ऊपर जो ये वाला रीजन है, ये देखो यहाँ पे ये वाला आपको सर्कल, ये वाला जो रीजन है ये आपको देखने को मिलेगा आर्कटिक ओशन। ठीक है, तो यहाँ पे जो ड्यू टू गर्म होने की वजह से, या फिर यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, यहाँ की वजह से जो इंडिया में जो है आपकी हीट वेव्स ओरिजिनेट हो रही हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये लोकेशन, आप इसे भी याद रखें। और बात करूँ आर्कटिक की, तो फ्रेंड्स आर्कटिक आपको देखने को मिलेगा यहाँ नीचे, इंडिया के बिल्कुल सदर्न मोस्ट में आपको आर्कटिक रीजन देखने को मिलेगा। ठीक है, पैसिफिक ओशन की बात करें, पैसिफिक ओशन आपका भी था ऑप्शन में, तो पैसिफिक ओशन वाला आता है ये वाला रीजन। ठीक है, इंडिया की अगर आप वेस्ट आपकी ईस्टर्न की ओर मूव करें, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा पैसिफिक ओशन। और इंडियन ओशन की लोकेशन की बात करें, तो ये देखने को मिलेगा आपको इंडिया के सदर्न साइड में, यहाँ पे ये रहा आपका इंडियन ओशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4। विच इंडियन बॉडी अनाउंस्ड अ न्यू ब्रिटिश काउंसिल डेवलप्ड असेसमेंट फ्रेमवर्क बेस्ड ऑन द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो फ्रेंड्स किस भारतीय निकाय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आधार पर एक नई ब्रिटिश काउंसिल विकसित मूल्यांकन ढांचे की घोषणा की है। आपके ऑप्शन ए AICTE, UGC, CBSE, या फिर ऑप्शन डी नेक। आई होप आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स ये। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी CBSE। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं आप, सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल सेकेंडरी एजुकेशन, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि CBSE ने अनाउंस किया है कि वो आपका एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट फ्रेमवर्क चलाएगी क्लास 6 से लेके 10 तक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत। और इसमें जो आपका मेन एम होगी इस असेसमेंट की, वो होगी टू इम्प्रूव दी ओवरऑल लर्निंग आउटकम्स ऑफ स्टूडेंट्स, मेनली कवरिंग 3 सब्जेक्ट। वो 3 सब्जेक्ट होंगे आपके इंग्लिश, साइंस और मैथ। तो इंग्लिश, साइंस और मैथ को यहाँ पे मेन, इन सब्जेक्ट को मेन कवर करेगी ये आपका जो ये आपका एक असेसमेंट फ्रेमवर्क जो प्रोग्राम चलाया जाएगा विद द हेल्प ऑफ ब्रिटेन। काफ़ी इंपॉर्टेंट, आप इसे याद रखें। और इसके साथ ही इसमें जो पार्टिसिपेट करेगा वो करेगा अल्फा प्लस, जो कि आपका UK नॉलेज पार्टनर है। और इसके साथ ही फ्रेंड्स इसमें होगी ब्रिटिश काउंसलिंग। ठीक है, तो ब्रिटिश के ये 2 मेन NGO है जो इसमें मिलके काम करेंगे, और ये मेन का फोकस रहेगा कि किस तरह इंडिया के अंदर इंग्लिश, साइंस और मैथ्स को स्टूडेंट्स को यहाँ पे इसकी ओवरऑल लर्निंग आउटकम्स को इंक्रीज किया जाए। तो फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट ये न्यूज़ है, देखो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इंडिया टुडे ने भी इस न्यूज़ को कवर किया है। धर्मेश पोखरियाल लॉन्च CBSE असेसमेंट फ्रेमवर्क फॉर साइंस, मैथ्स एंड इंग्लिश क्लासेस विद ब्रिटिश काउंसलिंग। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट, आप इसे याद रखें। रमेश पोखरियाल फ्रेंड्स आपके प्रेजेंट में है यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन बोले, या फिर आप बोले ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, HRD मिनिस्टर। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्टर भी आप इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विच कंट्रीज पार्लियामेंट हैज पास्ड अ बिल टू अनेबल इट्स इंकम्बेंट प्रेसिडेंट टू रन फॉर 2 मोर टर्म फ्रॉम 2024। तो किस देश की संसद ने अपने वर्तमान राष्ट्रपति को 2024 से 2 और कार्यालयों के लिए सक्षम बनाने के लिए एक विधेयक पारित किया है। तो आपने मुझे उस देश का नाम बताना है जिन्होंने अपने प्रेसिडेंट के टेन्योर को यहाँ पे बढ़ाने की बात की है 2024 के बाद भी। चाइना, रशिया, यूनाइटेड स्टेट और कनाडा। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन बी रशिया। तो फ्रेंड्स आप देखते हैं रशिया के लोअर हाउस जो कि है पार्लियामेंट की, उन्होंने हाल ही में एक बिल पास किया। फिर सबको पता होगा जो रशिया की पार्लियामेंट है उसको ड्यूमा कहा जाता है, ये भी आप नाम याद रखें। तो उन्होंने हाल में एक बिल पास किया, और वहाँ पे जो रशियन प्रेसिडेंट है जिनका नाम है व्लादिमीर पुतिन,
इनके टर्म को 2 साल यहाँ पे एक्सटेंड करने की बात की है 2024 के बाद। और फ्रेंड्स यहीं आपकी पॉसिबिलिटी भी लगाई जा रही है कि कहीं ना कहीं इनके ऑफिस को अब मोर देन टिल अंटिल आपका 2036 तक या 2036 तक भी अपने ऑफिस पर एज ए प्रेसिडेंट रह सकते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये न्यूज़ थी, आप इसे भी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखिए आप यहाँ फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड ने भी इस न्यूज़ को कवर किया है। रशिया पास बिल अलाउइंग व्लादिमीर पुतिन टू रन फॉर 2 मोर टर्म्स। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आप इसे भी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें आपसे पूछा गया है, सेमिया सुलूहु हसन हैज़ बिकम द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। आपने मुझे बताना है सेमेलिया सुलू हसन हाल ही में किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। आपके ऑप्शन केनिया, एरित्रिया, युगांडा या फिर तंजिया। तांजिया। तो इसका फ्रेंड्स राइट आंसर होगा, वो होगा तांजेनिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसे याद रखें। आप देखते हैं सेमिया सुलूहु हसन वॉज सोन इज एन तांजेनिया फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑन मार्च 19 2021। ठीक है, तो ये तांजेनिया की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनी है, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखें। और इससे पहले फ्रेंड्स आपकी वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुकी है सिंस 2015 से, और सेंट्रल ने एज ए प्रेसिडेंट की ओथ ली है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी तंजानिया की लोकेशन। तो चलिए मैप के थ्रू देखते हैं कि तंजानिया आपका कहाँ लोकेट करता है। फ्रेंड्स ये रहा इंडिया का मैप। तो इंडिया के अगर हम आपके वेस्टर्न की ओर मूव करें अरेबियन सी होके, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा तंजानिया। तो ये आपकी एक अफ्रीकन कंट्री है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, आप इसे याद रखें। और इसकी आपकी कैपिटल देखने को मिलेगी यहाँ पे इस वाले रीजन में डोडोमा। ठीक है, तंजानिया की जो कैपिटल है वो है डोडोमा। आप इस कैपिटल को भी याद रखें। और ये आपकी एक अफ्रीकन कंट्री है। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी जो कंट्री ऑप्शन में केनिया को आप यहाँ पे देखते हैं, इसकी कैपिटल आपको देखने को मिली नैरोबी में। ये आपकी इसके साथ जो है बाउंड्री शेयर करती है। उसके बाद की कंट्री थी युगांडा, इसकी कैपिटल है आपकी कंपाला में, और ये भी आपकी बाउंड्री शेयर करती है विद तंजानिया। और यहाँ पे देखते हैं जो बाउंड्री शेयर करती है विद लेक विक्टोरिया के साथ। लेक विक्टोरिया आपको देखने को मिलेगी, 3 कंट्रीज के साथ अपना बॉर्डर शेयर करती है, एक तंजानिया, युगांडा और आपकी यहाँ पे केनिया। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, आप इस लोकेशन को भी याद रखिए। और बात करूँ एंट्री की, तो वो कंट्री आपको देखने को मिलेगी अगर आप थोड़ा सा सदर्न की तरफ मूव करेंगे युगांडा की, सॉरी नॉर्दर्न की तरफ, तो यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको एत्रिया। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसकी लोकेशन भी, आप इस कंट्री का नाम भी याद रखें। ठीक फ्रेंड्स, तो आई होप आपको मैप के थ्रू भी इस कंट्री की लोकेशन पता चल गई होगी। तो इंडिया के रेफरेंस में ये कंट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको इस कंट्री की लोकेशन पता चल गई होगी। तो तंजानिया की हाल ही में पहली महिला राष्ट्रपति बनी है सेमिया सुलूहु हसन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7, तो जिसमें आपसे पूछा गया है विच फिल्म वोन दी बेस्ट नेशनल फिल्म अवार्ड 2019। तो आपने मुझे बताना है कौन सी फिल्म ने हाल ही में बेस्ट नेशनल फिल्म अवार्ड जीता है 2019 का। ये आपके ऑप्शन दिल बेचारा, छपाक, असुरन या फिर ऑप्शन डी माराकार। तो फ्रेंड्स मैं चाहता हूँ आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। तो ये रहा आपका आज का होमवर्क, आपने मुझे इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में बताना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड, ये हर साल यहाँ से क्वेश्चन के समय पूछा जाता है। तो आपने मुझे बताना है 2019 में कौन सी फिल्म को बेस्ट नेशनल फिल्म अवार्ड मिला था, और ये रहे आपके 4 ऑप्शन। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। फ्रेंड्स जो भी आपका स्कोर हो उसे कमेंट बॉक्स में हमारे साथ भी जरूर साझा करें। अगर आपको इस लेक्चर की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप HP स्टडी हब को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स आप हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। इसके साथ ही आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सबकी जो है ID मिल जाएगी। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। तब तक के लिए फ्रेंड्स अपना ख्याल रखें, सेफ रहें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।